आज हम केमिकल बॉन्डिंग के सेकेंड लेक्चर की बात कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरा नाम है, पूरा है। तो लेक्चर सेकेंड की हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता ही है कि हमारा जो कोर्स है इसमें क्या है कि हम लोग एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहे हैं। ठीक है, जेई के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 2002 से 2019 तक के। जो बुक मैंने आपको दिखाई थी इस बुक में से मैं दिखा देता हूँ दोबारा। ये बुक, इस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे इस कोर्स के दौरान, और हम एनसीईआरटी के पूरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और नीट की बुक भी, नीट के भी क्वेश्चन करेंगे हम, पर वो नीट के क्वेश्चन में बाद में डालूंगा। अभी मेरे पास बुक नहीं है, वो स्टूडेंट के पास है। तो ये चीज हम कवर कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स के दौरान। अभी देखिए, तो हम लोग बात करते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बाद में आता है कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। हालांकि थोड़ी बहुत बात हमने कोवेलेंट बॉन्ड की पहले भी करी थी। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऑलरेडी पता ही है, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी। शेयरिंग जो करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगी तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम लोग, वो बॉन्ड कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बना है उसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब है ना, कुछ चीजें हैं जो आपको पता हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना उसमें शेयरिंग होती है, और शेयरिंग की जरूरत हमें जब पड़ती है जब दोनों ही एटम जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। शेयरिंग कब होगी, इफ बोथ द एटम which are participating in bonding have lack of electron, मतलब इनके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, तभी शेयरिंग करेंगे। नहीं तो अगर ऐसा होता है कि एक के पास ज्यादा है और दूसरे के पास कम है तो शेयरिंग क्यों करते हैं? जैसे आयनिक में होता है, एक के पास ज्यादा होते हैं दूसरे के पास कम होते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग ना करके ट्रांसफर कर देते हैं, चल मेरे पास एक्स्ट्रा है तू रख ले। पर यहाँ पे क्या है, अगर मैं किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहा हूं तो मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन कम है और अगले के पास भी इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम ये देखते हैं कि मेरे को, मान लो उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों ऐसा करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं शेयरिंग करूं और एक इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करे तो उसका इलेक्ट्रॉन मेरे में काउंट होगा और मेरा इलेक्ट्रॉन उसके में काउंट होने लग जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि उसका भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ये तो बहुत अच्छी बात होगी और यही इसको चाहिए था। तो शेयरिंग कब होगी, जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहां तक तो बात आ गई समझ में। अभी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी किन के पास होती है, ये बात गौर करने की है। इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये होती है जो, देखो जो लेफ्ट की तरफ होते हैं ना उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। ठीक है, कमी का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, और जो देना चाहे उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यही तो कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाहेगा, जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड है, जो नॉन मेटेलिक हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। अब गौर से देखो, मैंने बोला जो दो एटम जुड़ रहे हैं उन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होती है, नॉन मेटल्स में होती है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल में बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनेगा वो बनता है आयनिक। मेटल एंड नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनेगा, नॉन
मेटल में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक। ऊपर वाला तो हो गया कोवेलेंट और ये हो गया आयोनिक। ठीक है, नॉन मेटल में क्या होती है, कमी होती है, इसको रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। मेटल के पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो समझो यहाँ पे क्या होता है, आयनिक में एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और एक के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक के पास कम होंगे और एक के पास ज्यादा होंगे और एक के पास कम होंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये बात ध्यान रखना। और एक के पास कम होंगे और दूसरे के पास भी कम होंगे तो वो बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बात तो समझ में आ गई। हाँ जी, अभी क्या है, अभी ये है बात कि हम लोग इसको पहचाने कैसे कि इनमें तो आयनिक बॉन्ड और इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप ये गौर से देख लेना भाई कि नॉन मेटल जो है ना, नॉन मेटल हमें मिलती है किधर मिलती है बेटा जी, राइट, पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ होती है। आपने पीरियोडिक टेबल इससे पहले याद करी होगी और बड़े अच्छे से करी होगी तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको इस लेसन में। इस लेसन में सारी चीज ही पिछले लेसन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जानी चाहिए। अब राइट की तरफ क्या है, राइट की तरफ नॉन मेटल होती हैं और राइट वाली अगर जुड़ेंगी ना चीजें तो वो क्या करेंगी, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। और देखो मेटल होती है लेफ्ट में और नॉन मेटल होती है राइट में, तो लेफ्ट राइट की चीजें जब जुड़ेंगी तो बनाएंगी आयनिक बॉन्ड, तो बनाएंगी आयनिक बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ रही है। अब गौर से देखना, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को, एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन को आप लेफ्ट में देखते हो पर हाइड्रोजन नॉन मेटल है, आपको पता हो, उसका 17th ग्रुप में भी रख सकते हैं, नहीं पता तो हम पढ़ेंगे इस चीज को 11th के दौरान ही। ठीक है, तो तब आपको पता चल जाएगा, ये आपकी 9th यूनिट में है कि हाइड्रोजन को हम 17th फैमिली के ऊपर भी रख सकते हैं। अभी है ना, आपको 9th यूनिट पे भी जाने की जरूरत नहीं है, पिछले अभी पीरियोडिक टेबल में भी आपने ये पढ़ा है। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो पढ़ा था तो हाइड्रोजन को आप 17th ग्रुप पे भी रख सकते हो, आपने पढ़ा था। अभी देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को यहीं पे कंसिडर करना है, याद रखना हाइड्रोजन। तो मैं कहूं Cl के बीच में बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट, क्योंकि ये दोनों राइट की तरफ के हैं। ठीक है, F के बीच में बॉन्ड कैसा है, ऑब्वियसली कोवेलेंट। ठीक है, अब मैं कहूं H2SO4 में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट। तो बड़ा आसान नहीं हो गया आपके लिए। अब देखो Sb क्या होता है, राइट में आता है ऑक्सीजन के नीचे, और ऑक्सीजन भी राइट में होती है, हाइड्रोजन को भी हम राइट में कंसीडर कर रहे थे। ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो गए बेटा जी, ये सारे के सारे बॉन्ड हो गए कोवेलेंट। तो मैं आपको पहचानने में मदद कर रहा हूँ। इसी प्रकार से CH4 की बात करूं तो कार्बन भी राइट में और ये भी राइट में। ठीक है, तो कार्बन को आपको बाउंड्री पॉइंट मान के चलना है कि कार्बन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कार्बन की लाइन बनाती है। इससे इधर आते आते क्या होने लगेगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा बढ़ने लगेगा। अभी यहाँ पे लेफ्ट की बात करूं, देखो यहाँ पे लेफ्ट में Na लिख लो और राइट का सोडियम लिख लो, NaCl क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी आप लिखो, NaBr लिख लो, NaBr भी आयनिक, Na2O भी लिख लो। ठीक है, कितने भी लिख लो, लेफ्ट और राइट को जोड़ के बनाओगे तो आपका बनेगा आयनिक बॉन्ड, और राइट को जोड़ के बनाओगे तो कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको पहचानने में मदद करेगी ये चीज। अभी है ना, इस पे एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं उसको करा देता हूँ आपका। यहाँ पे इसका 12th क्वेश्चन है, जेई का 12th क्वेश्चन है ये, तो इसी को देखते हुए पूछ लेता हूँ मैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन नो कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ हमें कंपाउंड दे रखे हैं और उनमें से ये पूछ रखा है कौन सा कंपाउंड जो है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो Cl PH3, ठीक है, O2 B2 H6, ठीक है, H2SO4। अब देखो
ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट राइट मतलब आयनिक बॉन्ड होगा, तो कोवेलेंट है ही नहीं है। तो यही इसका सही आंसर है कि इनमें से कौन सा क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। ये भी कोवेलेंट है, राइट राइट के हैं, ये भी राइट राइट के हैं, ये भी राइट राइट के हैं, और ये भी राइट राइट के हैं। तो ये सारे कोवेलेंट हो गए। और इसने पूछा है कौन सा इनमें से कोवेलेंट नहीं है, ये आयनिक है तो ये कोवेलेंट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा KCl, सी आंसर है इसका। 12th क्वेश्चन था ये इस बुक का 12th क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी बात हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात आप बिल्कुल गौर से ध्यान रखना भाई, अच्छे से कर लेनी है ये बात। आपको कैसे पहचानना है कोवेलेंट बॉन्ड और कैसे पहचानना है आयनिक बॉन्ड, बहुत मदद करेगा आपकी। और इसको समझने में आपकी मदद करेगा कौन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेसन जो आपने पीछे पढ़ा है। अब अगर हम बात करना शुरू करते हैं इसी में कोवेलेंट बॉन्ड में और ज्यादा आगे, अभी है ना कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है ना, हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं, वो कोशल और लेविस ने नहीं दिया, वो लैंगमियर ने दिया, इसकी बात कर रहे हैं अपन। देखिए तो बात करते हैं अपन, देखिए तो लैंगमियर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा, इसने ना जो वहां पे जो क्यूब की बात हो रही थी, उस क्यूब की बात को छोड़ के यहाँ पे कहा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी अगर दो बंदे के पास कमी है, तो जो मैंने अभी बोला। ठीक है, उसको हम समझना शुरू करते हैं। इसमें लेविस ने भी इसकी मदद करी थी, तो लेविस और लैंगमियर ने इकट्ठा दिया था। तो देखिए इसने शुरू किया कि अगर इसको समझना है तो हम Cl2 को समझना शुरू करते हैं। तो Cl2 में Cl जुड़े हुए हैं, वो कैसे जुड़े उसकी बात करते हैं। देखो जो Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, आई होप यू नो। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा पिछले यूनिट में इसको। अच्छा देखिए 2 8 7, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने रिक्वायरमेंट है इसकी, +1, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे जो दूसरा Cl है उसको आप देखोगे तो उसमें भी ऐसे होगा 2 8 7, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है। तो इसकी भी वैलेंसी 1 होगी और इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जब होगा तो दोनों को रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे ये जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ इसके, सिमिलरली इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, और दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी प्रकार से 1-2 स्ट्रक्चर और कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं CH4 की, तो CH4 में देखो गौर से देखना, हम अलग अलग को पकड़ के बैठे हैं। अभी कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होता है, 2 4, कितने की रिक्वायरमेंट, 4 की। H 1 एटॉमिक नंबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 कंप्लीट करेगा ना, ये 2 कंप्लीट करेगा तो 1 रिक्वायरमेंट। देखो इसकी वैलेंसी होगी 4, जितने की रिक्वायरमेंट है उतनी वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी होगी 1। अब सोच के देखो, कार्बन को 4 तरफ से जुड़ना पड़ेगा, जितनी वैलेंसी उतनी तरफ से जुड़ेगा कार्बन। ठीक है, कार्बन अगर 4 तरफ से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी 1 है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 4 होना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन कितनी है, 4। यहाँ पे जुड़ेगी हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ेगी हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ेगी हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। तो आपको यही करना होता है। अगर आपसे ये पूछ ले भाई कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर मैं पूछूं आपसे तो कैसे पता करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको कार्बन और ऑक्सीजन को पकड़ो और इसको देखो, इसको 2 और 4 रिक्वायरमेंट कितने की, 4 की। यहाँ पे इसका 8 होता है तो 2
6, रिक्वायरमेंट कितने की 2 की। ये जो 2 है और ये जो 4 है ये इक्वल होना चाहिए। ये 4 इक्वल टू 2 और नहीं इक्वल है तो यहाँ पे x इंटू मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, इसके बटे में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमें पता करनी हो तो ऐसे पता कर सकते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CO2। अगर CO2 का स्ट्रक्चर जानना चाहें तो देखिए, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। देखते हैं ये समझ में आता रहेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, तो अभी अगर हम बात करें तो अभी बात करते हैं अपन CO2 के स्ट्रक्चर की। CO2 देखिए, अब गौर से देखना भाई, कार्बन था और ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। अभी पता किया हमने पीछे, कैसे पता किया, 2 6 तो 2 की रिक्वायरमेंट है तो 2 बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। अब कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो इसके हो गए 4, इसके हो गए 2, इसके हो गए 2। अब समझना यहाँ पे क्या है, इसको 2 बनाने तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ कर दो, इसको 2 बनाने तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ कर दो। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो उधर हो गए तो बचे 4, 4 को ऐसे कर दो, ऐसे इसके भी। अब देखो, इसको 2 बनाने तो 2 इस कार्बन को उसके साथ शेयर करने पड़ेंगे और 2 इसको करने हैं तो इसके साथ शेयर करने पड़ेंगे। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये हो गया कार्बन का ऑक्साइड दिख रहा है। अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूँ, शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। देखिए, अगर कोई बंदा सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो मैं फिर बता देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड बनाने ये डबल बॉन्ड जो बना है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन ने का अगर मैं बॉन्ड पूछना चाहूँ कितना बना है तो डबल बना है। अब वो डबल बना है तो इसने इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करे हैं, 2। ठीक है, ऐसे ही कार्बन का जो यहाँ पे बॉन्ड बना है वो डबल बना है तो इसने भी यहाँ पे कितने बॉन्ड शेयर करे हैं, 2। यहाँ पे भी कार्बन का डबल बना है तो इसलिए कार्बन ने भी यहाँ पे क्या है, 2 शेयर करे हैं। तो ये चीज आप याद कर सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कोई उतने ही बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो सिंगल बॉन्ड बना। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड बनाने हैं, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड काउंट होता है। आगे आप हायर लेवल में पढ़ोगे तो 4 बॉन्ड भी होते हैं, वो आप डेल्टा बॉन्डिंग वगैरह जब पढ़ोगे आगे फ्यूचर में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे जब पता चलेगा। अभी के लिए देखिए, तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। ट्रिपल बॉन्ड की बात अगर हम करें तो उसकी बात देखिए, ट्रिपल बॉन्ड की बात हम करेंगे कि N2 में N2 देखिएगा गौर से, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7, तो यहाँ पे 5 होगा। 5 में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएं, 3। सिमिलरली 5 कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े, 3। इसको भी 3 की रिक्वायरमेंट, इसको भी 3 की रिक्वायरमेंट, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 1 2 3, तो कौन सा बॉन्ड बना ये, ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बना, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके ऑक्टेट ये हो गया, इसका ऑक्टेट ये हो गया। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है अजीब सा, पर आप प्रैक्टिस करिए घर पे बैठ के आराम से, तो आपको समझ में आएगा, ये पक्की बात है। अब मैं इथाइन की बात अगर मैं करूं, इथाइन ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे होता है। ये कैसे बनेगा देखो, एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, पर देखिए ये कार्बन था, इसको 4 बॉन्ड बनाने थे। अब हमें है ना 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बना लेगा, बच्चे
एक बॉन्ड में 4 बॉन्ड में से इसके एक बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है, तो बचे 3, तो 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए गए दूसरे वाले। सिमिलरली इसके पास साथ भी ऐसा था, 4 बॉन्ड बनाने थे, एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, बचे 3, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी और ये यूनिट करते करते आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। कितना दूर नहीं लेना था, ऐसे इसका ऑक्टेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसका ऑक्टेट हो गया, इसका डुप्लेट हो गया, इसका भी डुप्लेट हो गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये इथाइन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? इथाइन। आई होप आपको नाम समझ में आता होगा, इथाइन वगैरह करी थी 10th क्लास में। तो यहाँ के बाद में अगर हम बात करें आगे, तो देखिए क्या पढ़ना है हमें। क्वेश्चंस की बात करते हैं कुछ। इससे पहले एक दो चीजें और बता देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर ही बना के देखने आज आपको, और कुछ काम नहीं आपका। तो देखिए, अगर आपको O3 का स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ तो, और कुछ नहीं। तो देखो ये वाला ऑक्सीजन मान लो इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, करेगा ऑब्वियसली, ये इसने कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इसने शेयर कर दिए, 2 ये हो गए, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये ऑक्सीजन लेके बैठा है 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन की, राइट। और 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अभी ये वाला ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ शेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेटा जी? अगर ये इसके साथ शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, समझना, इस ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो यहाँ पे इसके 2 ऑलरेडी पहले से बढ़ चुके हैं, 8 तो इसके पूरे हो चुके हैं। अगर यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन इसने बढ़ा दिए तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, जो कि कोई नहीं चाहता। तो ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर ना करके ये क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा। डोनेट का मतलब मेरा है शेयर ही करेगा, पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसके वेकेंट सेल में, ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब देखो मैंने कहा था ऐसा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट हो गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसने देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा दिया है ना, देखो अगर इनकी शेयरिंग होनी होती तो इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन देना होता और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देना होता, पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन देके एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन और दिया है, 1 के अलावा शेयर किया है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने के बाद कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इसके पास इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, एक तो शेयर इसको करना ही था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको फॉर्मल चार्ज कहते हैं, उसको डिटेल में आगे जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये देखिए इसका ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो HNO3 स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन मेन बंदा है। हाँ, ये वाली बात आपको समझानी चाहिए मेरे को, तो गौर से देखिए आप। देखो जो सेंट्रल एटम होता है ना, जिससे लगभग सारे एटम जुड़े होते हैं, वो सेंट्रल एटम होता है। उसको कैसे पहचानोगे आप? तो उसको पहचानने के 2 तरीके आप बना लीजिए अपने सेंट्रल एटम को पहचानने के। सेंट्रल एटम कैसे पहचाने? तो पहला तो उसकी वैलेंसी ज्यादा होनी चाहिए, वैलेंसी हाई होनी चाहिए, तो दूसरों से हाई हो, ये है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर NH3 की बात करूं तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी देखो, फ्लोरीन वाले की वैलेंसी होती है 1 और इसकी वैलेंसी होती है 3, तो वैलेंसी किसकी ज्यादा होगी? इसकी। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि ये फ्लोरीन के लेफ्ट में होता है, जो लेफ्ट में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम
और जो राइट में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो दोनों ही फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सेंट्रल एटम होगा और इसको ऐसे बनाओगे आप लोग। ठीक है, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हो इसके। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, इसके 8 पूरे ऐसे होंगे, ऐसे। ठीक है, तो आप सेंट्रल एटम को कैसे पहचानोगे? सेंट्रल एटम को पहचानने के बाद स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाता है। तो सेंट्रल एटम को आप पहचानोगे, वैलेंसी आई होनी चाहिए। वैलेंसी को कैसे देखोगे? अभी आपने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, उसको देख के आप वैलेंसी बता सकते हैं। और यहाँ पे तो आपको रिक्वायर ही देखने होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं। ठीक है, तो वो सेंट्रल एटम ऐसे आप पहचान लोगे। फिर उसके बाद में सेंट्रल एटम पहचान लिया तो उसको रखो बीच में, बाकियों को उसके साइड में। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब HNO3 की बात कर रहे थे तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 3 होने के कारण क्या होगा? ये सेंट्रल एटम हो गया। तो नाइट्रोजन मैंने सेंट्रल में रख दिया। किसी को कोई डाउट हो तो बोल लो। क्या बोलोगे तुम तो अपना वहां पे बोलोगे, मेरे को पता नहीं चलेगा। कोई नहीं भाई, होता है। तो देखिए, ये ऑक्सीजन 2 शेयर कर लिया इसने। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन टोटल ये हो गए और 2 ये शेयर हो गए, तो इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब गौर से देखेंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो OH के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे OH है, इस ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। देखो, इसके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक यहाँ से शेयर हो गया, एक यहाँ से, तो इसके टोटल 8 हो गए। इस ऑक्सीजन को भी दिक्कत नहीं है, इसका डुप्लेट हो गया हाइड्रोजन का, इसको भी दिक्कत नहीं है। अब समझना, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3। और यहाँ पे तो मैंने 2 ही ऑक्सीजन लिखी है। तो तीसरी ऑक्सीजन जो होगी यहाँ पे, देखो इसके 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को दे देगा। क्यों दिए? अब इसका जवाब हमने पीछे भी देखा है। देखो, ऑक्सीजन के साथ ये शेयर नहीं कर सकता, ये ऑक्सीजन के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर ये शेयर करेगा तो इसके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो, इसका ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट हो चुका है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो मतलब शेयर नहीं कर सकता, कर तो इसने शेयर ही रखे हैं। कहने का मतलब ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो इसको दोनों इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे, तब होगा ऐसे। और इसके साथ भी जब ऐसा होगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके पूरे करते हैं, जब वो दोनों के दोनों इसको दे दे। अब देखो, शेयरिंग में तो इसको 1 ही देना चाहिए था, नाइट्रोजन को 1 ही देना चाहिए था, पर इसने 2 दे दिए। तो 1 एक्स्ट्रा दिया ना, 1 एक्स्ट्रा देने के कारण इसका के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तो इसके ऊपर आया -1 चार्ज। अब देखिए, गौर से देखना भाई, अब जरूरी नहीं है ये वाली बात इसी ऑक्सीजन के साथ हो। मान लो ये मैं ऑक्सीजन A कह रहा हूँ और ये ऑक्सीजन B है, ये वाली बात इस ऑक्सीजन के साथ भी हो सकती थी। तो 2 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं, गौर से देखना। अब B के साथ पहले डबल बॉन्ड था ना, अब B के साथ सिंगल बॉन्ड करेंगे और A के साथ डबल बॉन्ड करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर भी इसके साथ हो सकता है। ये समझ में आ रही है बात? मैंने अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, मतलब कहने का ये अभी इलेक्ट्रॉन इस वाले में नहीं दिखा रहा मैं, बस यहाँ पे बॉन्ड दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन आप भी कोशिश करो कुछ बनाने की। ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, ये A हो गया और ये B। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी उसके साथ ही डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी उसके साथ भी हो सकता है, ये बात आपको गौर करनी है। और इन दोनों स्ट्रक्चर को, ये 2 कोनिकल स्ट्रक्चर हो गए HNO3 के। ठीक है, इसी जैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में सोल्व प्रॉब्लम में दे रखे हैं या फिर उसने सोल्व करके दे रखे हैं, वो समझते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए, उन क्वेश्चनों को करने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं। ये जो इसने जो भी लैब स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, ये लैब स्ट्रक्चर है ना, बस हमें पिक्चर बता देते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि इनके अंदर बॉन्डिंग किस प्रकार की होगी।
लेविस स्ट्रक्चर ना तो हमें ये बताते कि ये बॉन्ड कैसे ओरिएंटेड होंगे, कैसे लगे होंगे, ठीक है। मतलब क्या नहीं, ये शेप नहीं बताते, किस तरीके से अरेंज होंगे, किस एंगल पे एक दूसरे के होंगे, ये वाली चीज नहीं बताते। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा ये भी नहीं बताते, ठीक है। तो मतलब बहुत कम इंफॉर्मेशन मिली है, बस आइडिया सा मिला है कि ये ऐसे ऐसे कुछ बॉन्डिंग होगी लेविस स्ट्रक्चर में, बस इतना ही मिलता है, ठीक है। तो इतना, और जो थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ज्यादा डिटेल में हमें मिलेगी बातें। अब लास्ट के मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सोल्व प्रॉब्लम। तो देखिए, तो ये है 4.1 और 4.2 दो क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सीओ। सीओ का लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, सीओ का लेविस 4.1 प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब गौर से देखना भाई, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, और ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। पर ऐसा अगर ये करेगा तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये 4 बनाना चाह रहा है और वो 2 बनाना चाह रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे देखना। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, गौर से देखना, 4 इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी इसने, ठीक है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये ऑक्सीजन के हो गए 6 और कार्बन के हो गए 4। अब क्या करता है ये, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है आपको। तो ऑक्सीजन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। पर इसका देखिए, इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, इसके 6 हुए थे हैं, और इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ऐसा केस अगर हो कि जो साइड वाले एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कराओगे, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दे देगा, ठीक है। ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करवा देता हूँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब क्या होंगे, इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे और उसमें भी काउंट होंगे। अब देखो 2 और 6 हो गए इसके पूरे, और उसके तो पहले से ही पूरे थे। तो ये बात समझ में आई कि सीओ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना आज का अध्याय खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 सॉल्व प्रॉब्लम है, तो गौर से देखना बेटा जी। 4.2, हाँ जी। तो यहाँ पे राइट द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन, आयन बोला है, गौर से देखना, नाइट्राइट आयन, ठीक है। इसका बोला है, हमने पिछले लेक्चर में NO2 का बनाया था, आयन का नहीं बनाया था, ठीक है। तो अब इसकी बात कर रहे हैं, इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी वैलेंसी होगी 3 और ऑक्सीजन की होगी 2, तो बीच में कौन आएगा, सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन को देखिए, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा जी, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड अगर बनाए यहाँ पे तो क्या होगा, ऐसे हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो दूसरा ऑक्सीजन है वो भी 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, वो भी 2 बॉन्ड बना लेगा, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। इसके बाद ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका ऐड होगा जो कि माइनस का चार्ज आया, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इस ओवरऑल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो 4 और 4 8, और ये 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। तो 10 तो नहीं होने चाहिए, पता है नहीं आपको, 10 नहीं होने चाहिए अगर नाइट्रोजन के। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, वो कुछ ऐसे ना बन के कैसे बनेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के
अब गौर से देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन इससे काउंट होंगे नाइट्रोजन के, 2 ये हो गए, 6 और 2 ये 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये दोनों उसमें भी काउंट हो जाएंगे, तो 6 इसके पास ऑलरेडी थे और 2 ये 8 हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस प्रकार से होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा। अब गौर से देखना भाई, यहाँ पे जरूरी नहीं है मैं अगर इसको ए नाम दूं ऑक्सीजन को और इसको बी नाम दूं, जरूरी नहीं है ए ऑक्सीजन ही हमेशा डबली बॉन्डेड होगी और बी ऑक्सीजन ही हमेशा सिंगली बॉन्डेड होगी। ऐसा जगह नहीं कि जो राइट में ऑक्सीजन होगी सिंगली बॉन्डेड होगी। तो ऐसा ही पॉसिबल है कि अपना इधर वाली डबली बॉन्डेड हो जाए और इधर वाली सिंगली बॉन्डेड हो जाए। अब ये आपको बनाने की जरूरत है और ये हो सकता है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर, दो कॉनिकल स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं। अच्छा, एक जो चीज है ना, आपको ये वाली बात शायद अजीब सी लगी होगी तो मैं बता देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं काउंट करूं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो उसको काउंट करने का तरीका ये है। देखो 6 इसके थे, 5 इसके थे और इसके 6 थे, 6 12 और 5 17। और ये होता है सबके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, count electron of every species फिर क्या करना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को तो प्लस करोगे और पॉजिटिव चार्ज को माइनस करोगे। ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करोगे। जैसे देखिए यहाँ पे 6 इसके थे, 5 इसके थे आउटर मोस्ट सेल में और 6 इसके थे, तो टोटल इसके हो गए थे 17 और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो इसके टोटल कितने हो गए 18, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को क्या किया हमने, प्लस किया। जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही प्लस करना है और पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको माइनस करते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ, NH4 पॉजिटिव, इसमें देखो इसके 5 होते हैं, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन के 4 और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। जितना प्लस का चार्ज उतना ही माइनस का हो जाएगा, प्लस का चार्ज माइनस होगा। इस फॉर्मूले में पुट करके दिखाता हूँ। हर एक इलेक्ट्रॉन के, हर एक स्पीशीज के तो 9 इलेक्ट्रॉन हुए थे, देखो 5 + 4। पॉजिटिव चार्ज को क्या करना था, माइनस का पॉजिटिव चार्ज 1 था, ठीक है, 1 था, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो 9 में से 1 घटा से 8 ऐसे बनाना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस स्पीशीज में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही करना है। आप ऐसा करिए, जो चीज पसंद ना आए वो चीज आप कमेंट में डाल सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।